में कहें तो अरीना सिस्टम पूरी तरह से दांव पर लगे इनाम के बारे में है। ऐसे में हमारा हीरो खिलाड़ियों को देखता है कि क्या कोई उसकी नज़र में आता है। दूसरी ओर अरीना के शिकारी कैथरीन इन्फर्नो विच के दीवाने हो रहे हैं जो वहां मौजूद है। खिलाड़ी अमेरिका की इस सुंदरी को असल जिंदगी में देखकर रोमांचित हैं। इस बीच कैथरीन बेनेट एक ऐसे दमदार खिलाड़ी को खोजने के लिए संघर्ष कर रही है जिसमें हिम्मत हो। ये सोचते हुए कि क्या उसका रिकॉर्ड सबको डरा रहा है, उसे लगता है कि अगर जीत की संख्या छिपी होती तो और भी लोग उससे मुकाबला करते। बेनेट लीडर बोर्ड पर कुल 17 जीत के साथ छठे स्थान पर है। यहां तक कि एडमिन मास्टर ऑफ फ्लेम्स भी कायरता के इस प्रदर्शन पर हंसता है और कैथरीन भी इस बात से सहमत है कि ये जगह डरपोक लोगों से भरी हुई है। बोरियत उसे परेशान करने लगती है और जैसे ही वो अरीना में अपना समय बर्बाद करना बंद करने वाली होती है, एक नोटिफिकेशन उसे मुड़ने पर मजबूर कर देता है। ये हमारे हीरो सिंगयून की ओर से ड्यूल की विनती है। ड्यूल में 0 जीत के साथ कैथरीन इस नए खिलाड़ी के उसे चुनौती देने के साहसी कदम से प्रभावित होती है और मुस्कुराती है। वो फिर चुनौती स्वीकार करती है और कोलोसियम में प्रवेश करती है। प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे के सामने आते हैं और कैथरीन को हान का साहस पसंद आता है कि उसने उसे अपना पहला प्रतिद्वंद्वी चुना। फिर भी ड्यूल शुरू होता है और लड़की घमंड में आकर हमारे हीरो को सलाह देती है कि वो इस मुकाबले को एक सीखने के अनुभव के रूप में ले। उसके शरीर से आग की लहरें निकलती हैं और बेनेट बर्थ ऑफ फायर स्किल को सक्रिय करती है, जिससे आग का एक विशाल गोला बनता है जो हान का पीछा करता है। हमारा हीरो उस दहकते हमले से बच निकलता है और जब कैथरीन घमंड में सोचती है कि सब खत्म हो गया, सिंगयून पासा पलट देता है और स्वॉर्ड ची मास्टर स्किल का उपयोग करता है और पलक झपकते ही उस विशाल आग के गोले को काट देता है। कैथरीन ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह जाती है, जबकि हमारा हीरो उसके शब्दों का मजाक उड़ाता है। अब हैन दिखाता है कि असली बॉस कौन है और वो उसे सबक सिखाता है। अगला दृश्य हमें एक शांत जगह पर ले जाता है जहां हम एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपने पानी के आईने के माध्यम से हैन संगयून की लड़ाई देखते हुए पाते हैं। वो ये देखकर खुश है कि हमारा हीरो पहले से ही 100 डोरा में माहिर हो गया है। वो मुस्कुराती है और सोचती है कि संगयून को इतनी प्रभावशाली शक्ति देना एक शानदार फैसला था और इस मोड़ से उसे दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर्स की तुलना में उसके साथ तेजी से तालमेल बिठाना चाहिए। वो सोचती है कि शायद हैन ही वो खिलाड़ी है जो उसकी असफलताओं को सुधार सकता है और आखिरकार उसके सपने को पूरा कर सकता है। कोलोसियम में कैथरीन हमारे हीरो पर आग के कई गोलों से हमला करती है और हैन उनसे बचता है। इंस्टेंट एक्सेलरेशन का उपयोग करते हुए वो ऊपर की ओर उछलता है और आग के गोलों को काट देता है। जैसे ही हमारा हीरो उड़ता है, उसका असैसिन क्लोक आग की चपेट में आ जाता है और लगभग पूरा जल जाता है। इसके साथ ही हैन जमीन पर गिरता है और अंदाजा लगाता है कि ग्रेस इन द विंड स्किल के बिना क्लोक का विशेष प्रभाव उसे हवा में रखने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती जब कैथरीन अपनी आग की शक्ति के साथ पूरी तरह तैयार हो जाती है, ये देखने के लिए कि वो कब तक टिक पाएगा। इसी बीच लॉर्ड ऑफ आयरन एंड ब्लड मजे से कैथरीन की बढ़ती हुई लपटों को देखती है। अन्य एडमिन्स भी उसकी आग की शक्ति से रोमांचित हैं। हमारा हीरो इसके विपरीत अपनी खंजर का उपयोग तीव्र 100 डोरा की शक्ति के साथ आग की लहरों को काटने के लिए करता है। हर मिनट के साथ जादुई थकान बढ़ती जाती है क्योंकि हैन इस स्किल का उपयोग करता है। उसे लगता है कि अगर ये लड़ाई खिंचती गई तो और मुश्किल हो जाएगी। उसी क्षण हमारा हीरो शॉन हॉकबेक की मृतात्मा को सोख लेता है, जिससे उसके सभी आंकड़े बढ़ जाते हैं। वो बूढ़े आदमी से इलेक्ट्रिक 100 डोरा स्किल हासिल कर लेता है। ये स्किल इस्तेमाल करने वाले की तलवार को बिजली और भारी नुकसान पहुंचाने वाली शक्ति से भर देती है और उसे एक सॉर्ड वेव के साथ हमला करने की अनुमति देती है। हमारा हीरो भ्रमित है कि सॉर्ड वेव असल में क्या है, ये मानते हुए कि इसका मतलब है कि वो अपनी 100 डोरा के साथ लंबी दूरी का हमला कर सकता है। जब हमारा हीरो ध्यान भटका हुआ है, कैथरीन उसकी सोच में खलल डालती है और उसे दिन में सपने देखना बंद करने के लिए कहती है। संगयून होश में आता है और अपने ऊपर दहकते हुए तीरों को देखता है जो उस पर हमला करने का इशारा मिलने का इंतजार कर रहे हैं। वे तीर हैन का साये की तरह पीछा करते हैं, जबकि हमारा हीरो उनसे बचने के लिए दौड़ता रहता है। वे उसे हर दिशा से मारते हैं। तभी हमारा साथी ऐश एंड ब्लड स्किल सक्रिय करता है और इसे पहली बार सफल बनाने का जोखिम उठाता है। फिर भी हैन इसे करने का फैसला करता है क्योंकि ये एक अच्छा अभ्यास होगा। वो अपनी तलवार को लपटों की ओर ऊपर की ओर रखता है और एक साथ 200 डोरा शक्तियों को सक्रिय करता है। खंजर शक्तिशाली आभा के साथ चमक उठता है और जब हैन अपने हथियार का इस्तेमाल करता है तो एक चमकती और हिंसक शक्ति निकलती है जो उस दहकते हुए गोले को चीर देती है। जब कैथरीन उस भयानक और अद्भुत दृश्य को देखकर दंग रह जाती है, उसे एहसास होता है कि जादुई आभा उसे मारने वाली है। वो तुरंत अपनी सुरक्षा के लिए एक फायर शील्ड बनाती है और पलटवार करने की योजना बनाती है। लेकिन हमारा हीरो उसकी योजनाओं को मिट्टी में मिला देता है जब वो पीछे से प्रकट होता है और तलवार उसके गले पर टिका देता है। कैथरीन बेनेट डर के मारे कांपने लगती है और अपनी हार स्वीकार कर लेती है। इसी तरह कैथरीन हार मान लेती है और हान ड्यूएल जीत जाता है। साथ ही उसे ग्रेट सी स्किल गेल फोर्स मिलती है। हमारा हीरो फिर अरीना में लौटता है और खुश है क्योंकि उसने कैथरीन के साथ स्वॉर्ड ऑरा का अभ्यास किया था, लेकिन वो उसकी उम्मीद से बेहतर निकली। उसने उसका कोट भी जला दिया। वो फिर उसके नाम को नोट करने का फैसला करता है और अपनी नई स्किल को देखता है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे हीरो के साथ धोखा हुआ है क्योंकि गेल फोर्स स्किल केवल वार करने के लिए है।
हमारा हीरो अपना स्कोर देखता है और एक जीत हासिल करता है, लेकिन वो अभी तो शुरुआत कर रहा है। सियंग युन अपने अगले ड्यूअल के लिए यूजी युवाकी के पास जाता है, जो जापानी सर्वर लीडर बोर्ड पर 11वें स्थान पर है। जैसे ही ड्यूअल शुरू होता है, यूजी कहता है कि वो कोरिया के तीसरे सबसे अच्छे खिलाड़ी का सामना करने के लिए उत्सुक था, लेकिन वो हमारे हीरो का मजाक उड़ाते हुए उसे एक भिखारी की तरह दिखने वाला कमजोर इंसान कहता है। लेकिन हान उसके मूर्खतापूर्ण शब्दों पर हंसता है और यूजी गुस्से में दिखता है। हमारे हीरो को ये मजाकिया लगता है कि वे दोनों एक ही चीज सोच रहे थे, और जापानी खिलाड़ी अचानक हान पर भाले से हमला करता है। सियंग युन अचानक हुए उस हमले से लगभग मर ही जाता है और समझ जाता है कि जापानी सर्वर पर यही मानक है। अपने मन में हान सियंग युन मुस्कुराता है और गर्व करता है कि वो काफी शक्तिशाली हो गया है। वो दबे स्वर में यूजी युवाकी का मजाक उड़ाता है कि वो जापान का 11वां सबसे अच्छा खिलाड़ी है, ये मानते हुए कि ये उसके लिए बहुत आसान काम है। और हमारे आश्चर्य के लिए उसका अहंकार उस पर हावी हो जाता है और हान उसे जानबूझकर अपने खंजर से छेद देता है। उस आदमी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसी तरह हमारा हीरो बड़ी आसानी से ड्यूअल जीत जाता है। उसकी मुस्कान सब कुछ कह देती है और हान अपने विरोधियों का स्किल्स के बुफे में स्वागत करता है। एक एक करके हमारा हीरो मक्खियों की तरह अपने विरोधियों को बेरहमी से हराता जाता है। इससे उसे मास्टर ड्यूअलिस्ट का खिताब भी मिल जाता है। दृश्य फिर मुरम सेंट्रल प्लेन्स की ओर मुड़ता है, जो मार्शल आर्टिस्ट्स की दुनिया है। वहां नौकर अपने युवा मालिक को महान बुजुर्ग सन हॉक के निधन की सूचना देता है। महान बुजुर्ग के आखिरी अपडेट के अनुसार उन्होंने अर्थ नाम के एक आयाम के लिए एक नए संबंध की खोज की थी, जहां वे हमला करने का इरादा रखते थे। अचानक उनके पास कोई चीज तेजी से आती है और पैरों की आवाज नजदीक आती है। तभी एक ड्रैगन जैसा जीव प्रकट होता है। युवा मालिक, जो ध्यान लगा रहा था, स्वीकार करता है कि उसे टावर पर चढ़ना बंद किए 5 साल हो गए हैं। तलवार उसके हाथ में पालतू जानवर की तरह आ जाती है और युवा मालिक फुर्ती से मुड़ता है। एक ही चाल में वो राक्षस के सिर में अपनी तलवार घोंप देता है, जिससे वो विशाल जीव तुरंत मर जाता है। नौकर ये देखकर दंग रह जाता है कि उसके मालिक ने इतनी शक्ति के साथ एक दिव्य जीव का काम तमाम कर दिया। वो निष्कर्ष निकालता है कि युवा मालिक की युद्ध कला वास्तव में भयानक रूप से शक्तिशाली है। स्वॉर्ड मास्टर उस जीव के सिर से अपनी तलवार निकालता है और इस अर्थ दुनिया को दिलचस्प पाता है। वो फिर अपने नौकर को आदेश देता है कि वो एल्डर बैक की मौत का बदला लेने के लिए उस व्यक्ति का पता लगाने में कोई कसर ना छोड़े। ऐसा लगता है कि जल्द ही एक और शिकार हमारे मुख्य पात्र के स्किल्स बुफे में गिरेगा। बाद में हान वापस लॉबी में पहुंचता है और अपनी थकान दूर होने के बाद राहत महसूस करता है। वो उस शक्ति को लेकर अभिभूत महसूस करता है जो उसे अचानक मिल गई थी, विंग्स ऑफ स्टील, एक ऐसी शक्ति जो उसे हवा में उड़ने देती है। इसके बारे में सोचकर ही हान को खुशी होती है। दुर्भाग्य से इस स्किल की कीमत 500 स्पेशल पॉइंट्स है, और ये अफसोस की बात है कि हमारे हीरो के पास अभी एसपी खत्म हो गए हैं। इसलिए वो अपने अगले काम की ओर बढ़ता है, जो कि कुछ स्किल्स को आपस में मिलाना है। इस बार सियोंग युन ने 1 घंटे की सावधानीपूर्वक योजना के बाद स्किल्स को संश्लेषित किया। उसने जो स्किल्स बनाई उनमें शील्ड ऑफ रेट्रिब्यूशन, मूवमेंट स्पीड, साइलेंट शैडो स्टेप्स और अटैक स्पीड वाइल्ड स्वॉर्ड फ्लरी शामिल हैं। 2 सी ग्रेड स्किल्स मिलने के अलावा हमारा हीरो एक बी ग्रेड स्किल शील्ड ऑफ रेट्रिब्यूशन हासिल करने में कामयाब रहा। हमारा हीरो बी ग्रेड स्किल को सक्रिय करता है और उसे पता चलता है कि ये कितनी शानदार है। इसके तुरंत बाद सियोंग युन 10वें फ्लोर के ट्रायल में प्रवेश करता है और ट्रायल का उद्देश्य 3 घंटे की समय सीमा के भीतर एबिस स्ट्रिकन लॉर्ड के पुनर्जन्म को रोकना है। इसे पूरा करने का इनाम स्किल प्रोफिशिएंसी पोशन है और विफलता का दंड मृत्यु है। ये ट्रायल एक टीम असाइनमेंट निकला और सिस्टम लीडर बोर्ड रैंकिंग्स के आधार पर टीम के साथी चुनता है। ये पता चलता है कि लीडर बोर्ड के टॉप 4 खिलाड़ी एक ही टीम में मिला दिए गए हैं, जिसमें रैंक 1 खिलाड़ी किमोंग हुन, रैंक 2 खिलाड़ी चुनुक ओ, रैंक 3 खिलाड़ी हान सियोंग युन और रैंक 4 खिलाड़ी सूडा प्रिंसेस शामिल हैं। 30 मिनट की ट्रायल पूर्व अवधि शुरू होती है। टावर ऑफ ट्रायल्स ये समय टीम वर्क बनाने और बॉस मॉन्स्टर को हराने के लिए तालमेल बिठाने के लिए देता है। रैंक 1 खिलाड़ी एक ग्रुप ट्रायल से डरा हुआ है और चुनुक, जो लीडर बोर्ड में दूसरे स्थान पर है, उसे देखकर उत्साहित है क्योंकि वो फिर से ट्रायल्स ले रहा है। इस बीच हमारा हीरो अब टॉप 2 खिलाड़ियों को जानने की कोशिश करता है, ये मानते हुए कि वे पहले भी किसी और ट्रायल में मिल चुके होंगे। जब किम और चुनुक बातें कर रहे होते हैं, अचानक रैंक 4 वाला खिलाड़ी हमारे हीरो की ओर इशारा करता है और बताता है कि उसने उसे लेवल 4 पर देखा था। किम को पता चलता है कि रैंक 3 और 4 एक दूसरे से पहले मिल चुके हैं और उस खिलाड़ी की प्रतिक्रिया से उसने अंदाजा लगाया कि वो मुलाकात सुखद नहीं थी। अजीब बात है, वो खिलाड़ी डर से कांपता है और स्वीकार करता है कि हान वही शिकारी है जिसे वे लेवल 4 पर ग्रुप ट्रायल में मिले थे। वो ये भी कहता है कि हमारा हीरो एक हत्यारा है जो शक्ति प्राप्त करने के लिए हत्याओं की उपलब्धियों का उपयोग करता है। फिर हमें पता चलता है कि शुंगजीन किम, जिसे सूडा प्रिंसेस के नाम से भी जाना जाता है, एक आदतन झूठा है, इसलिए दूसरों को धोखा देना उसके स्वभाव में था। इस आदमी ने किसी भी तरह से झगड़े पैदा किए और अराजकता के बीच इनाम बटोरे। उसने मूल रूप से सबको लड़ाई में उलझाकर इनाम चुराए। जीने के लिए उसने यही तरीका चुना था। टावर की अपरिचित दुनिया में भी उसे अपना धोखा देने का तरीका उतना ही प्रभावी लगा। फिर भी एडमिन फॉल्स क्लाउन मुस्कुराता और सुंगजिन किम के अहंकार पर हंसता है। एडमिन का मिजाज निश्चित रूप से दुष्ट सुदपेस के साथ मेल खाता है। जहां हमारा हीरो उस आदमी की शैतानी नीयत को भांप सकता था,
सुधा प्रिंसेस को लगता है कि उसने हान को अपनी बातों में फंसा लिया है और वो उन्हें थोड़ा और उकसाने की योजना बनाता है। वो धोखेबाज लड़का हान पर अपने ही साथियों का बेरहमी से कत्ल करने का आरोप लगाता है। हमारे हीरो को यह हास्यास्पद लगता है और जैसे ही वो अपने बचाव में कुछ बोलने की कोशिश करता है कि मुनहुन अपना हथियार निकालता है और जोर देता है कि 4 के बटे हुए समूह से बेहतर 3 की मजबूत टीम है। रैंक 1 खिलाड़ी स्पष्ट करता है कि ट्रायल को हल्के में नहीं लिया जा सकता और पूछता है कि उनमें से कौन सच बोल रहा है। किम निष्कर्ष निकालता है कि जो झूठ बोलेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। माहौल में तनाव बढ़ जाता है और हमारे हीरो को लगता है कि अगर चीजें बिगड़ती हैं तो सबसे खराब स्थिति में उसे उन तीनों से एक साथ लड़ना होगा। ठीक उसी समय चुनो को एक असली गेम चेंजर के रूप में सामने आता है।